नमस्कार, मैं पवन कुमार यादव, प्रवक्ता रसायन विज्ञान, जैन इंटर कॉलेज करहल मैनपुरी। कक्षा 11 रसायन विज्ञान के अध्याय 3 तत्वों का आवर्ती वर्गीकरण एवं गुणधर्मों में आवर्तता के व्याख्यान 5 के अध्ययन हेतु आप सबके बीच प्रस्तुत हूं। इस अध्याय के पिछले व्याख्यानों में हमने आवर्त सारणी के विकास के संक्षिप्त इतिहास, मेंडलीफ की मूल आवर्त सारणी, आधुनिक आवर्त सारणी और आवर्त सारणी का वर्तमान स्वरूप, जिसे हम दीर्घाकार आवर्त सारणी कहते हैं, का विस्तृत अध्ययन किया। दीर्घाकार आवर्त सारणी तत्वों के परमाणु क्रमांक पर आधारित है, जिसमें समान इलेक्ट्रॉनिक विन्यास वाले तत्वों को एक वर्ग में रखा गया, अर्थात दीर्घाकार आवर्त सारणी तत्वों के इलेक्ट्रॉनिक विन्यास पर मुख्यतः आधारित है। इस प्रकार तत्वों के भौतिक एवं रासायनिक गुण इलेक्ट्रॉनिक विन्यासों के आवर्ती फलन होते हैं, अर्थात एक निश्चित अंतराल के बाद समान इलेक्ट्रॉनिक विन्यास वाले तत्वों की पुनरावृत्ति होती है। अतः हम कह सकते हैं कि तत्वों के गुणों की एक निश्चित अंतराल के बाद पुनरावृत्ति होती है, जिसे आवर्तता कहते हैं। इस प्रकार आज के इस व्याख्यान में हम निम्नलिखित शिक्षण बिंदुओं का अध्ययन करेंगे, जिसमें तत्वों के आवर्ती गुण और गुण धर्मों में आवर्तता का कारण अर्थात पुनरावृत्ति का कारण। दूसरा, परमाणु त्रिज्या एवं परमाणु त्रिज्या में आवर्तता, किस प्रकार आवर्तों में परमाणु त्रिज्या घटती बढ़ती है या वर्गों में किस प्रकार वह परिवर्तित होती है। और आयनिक त्रिज्या एवं आयनिक त्रिज्या में आवर्तता, आयनिक त्रिज्या तत्वों की आवर्तों में बाएं से दाएं जाने पर और वर्ग में ऊपर से नीचे जाने पर किस प्रकार परिवर्तित होती है, हम इस बात का अध्ययन आज के इस व्याख्यान में करेंगे। सबसे पहले हम अध्ययन करेंगे कि तत्वों के आवर्ती गुण क्या हैं। दीर्घाकार आवर्त सारणी में तत्वों को परमाणु क्रमांकों के बढ़ते हुए क्रम में व्यवस्थित करने पर एक निश्चित अंतराल के बाद तत्वों के भौतिक एवं रासायनिक गुणों की पुनरावृत्ति होती है। यह घटना गुणों की आवर्तता कहलाती है और ये गुण तत्वों के आवर्ती गुण कहलाते हैं। तत्वों के आवर्ती गुण निम्न प्रकार के हो सकते हैं, जैसे परमाणु त्रिज्या, आयनिक त्रिज्या, आयनन विभव, विद्युत ऋणात्मकता, इलेक्ट्रॉन बंधुता, रासायनिक अभिक्रियाशीलता इत्यादि। तत्वों के आवर्ती गुण, जब आवर्त सारणी में तत्वों को परमाणु क्रमांकों के बढ़ते हुए क्रम में व्यवस्थित करते हैं तो एक निश्चित अंतराल के बाद उन गुणों की पुनरावृत्ति होती है। यह घटना आवर्तता कहलाती है। आखिर यह क्यों पुनरावृत्ति होती है? समान गुणों वाले तत्व एक निश्चित अंतराल के बाद वापस क्यों पाए जाते हैं? इस घटना का क्या कारण है, उसका अध्ययन करते आइए कि गुण धर्मों में आवर्तता का कारण। हम जानते हैं कि दीर्घाकार आवर्त सारणी में जब परमाणु क्रमांकों के बढ़ते हुए क्रम में तत्वों को व्यवस्थित किया गया तो इलेक्ट्रॉनिक विन्यासों में क्रमिक परिवर्तन होता है और एक निश्चित अंतराल के बाद समान इलेक्ट्रॉनिक विन्यास वाले तत्व परिलक्षित होते हैं, प्रदर्शित होते हैं, दिखाई देते हैं। उसका कारण क्या है? देखिए कि अगर हम किसी वर्ग और आवर्त के आधार पर ये टेबल छोटी सी बनाई है आवर्त सारणी में से निकाल करके, कि अगर आवर्त 2 और आवर्त 3 के तत्वों को देखें तो आवर्त 2 और आवर्त 3 में 8-8 तत्व होते हैं। आप देखिए कि वर्ग 1 के तत्वों का सामान्य विन्यास हम लोगों ने पढ़ा था NS1 होता है। कैसे कि फर्स्ट ए में आवर्त 1 में हाइड्रोजन है और आवर्त 2 में 3Li होती है। तो 3Li का जब विन्यास बनाते हैं तो 3Li बराबर 1s2 2s1 बनता है। तो बाह्य कोश की हम बात कर रहे थे कि समान बाह्यतम कोश, माफ कीजिएगा, बाह्यतम कोश के समान इलेक्ट्रॉनिक विन्यास वाले तत्वों की पुनरावृत्ति होती है। तो बाह्यतम कोश का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास Li का क्या है? 2s1, जो हमने यहां लिखा है सिर्फ बाह्यतम कोश वाला 2s1। और अगर हम उसी वर्ग में सोडियम का देखते हैं तो 11Na के लिए क्या बनेगा? 1s2 2s2 2p6 और 3s1। इसके बाह्यतम कोश का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास बना 3s1। अब हम देखते हैं आवर्त में बाएं से दाएं जाने पर इलेक्ट्रॉनिक विन्यास कैसे परिवर्तित होता है। जब 4Be का बनाएंगे तो 3 से 4 एक इलेक्ट्रॉन बढ़ गया तो 2s2 हो जाएगा। यानी अगर हम यहां लिखें 4Be बराबर तो 1s2 तो 2s2 हो जाएगा। तो आप इसका देखिए यहां 2s2 लिखा है। इसी प्रकार आगे बढ़े 5 बोरोन का तो हो जाएगा 1s2, 5 बोरोन के लिए 1s2 2s2 2p1, यहां से p उपकोष आरंभ हो गया, इसीलिए वर्ग 13 लिखा हुआ है। कौन सा वर्ग आरंभ हो गया? वर्ग 13 और p उपकोष। तो यहां NS1 और NS2 वाले s उपकोष थे, क्योंकि अंतिम इलेक्ट्रॉन s उपकोष में गया था। यहां से और यहां तक p
ब्लॉक स्टार्ट हो गया, क्योंकि पी उपकोष में इलेक्ट्रॉन जाने आरंभ हो गए। तो ये P1 का है 2P1, जब 6 कार्बन हुआ तो 2P2, जब 7 नाइट्रोजन हुआ तो 2P3, 2P4। इलेक्ट्रॉनिक विन्यास में आप देखें क्रमिक परिवर्तन हो रहा है, एक एक करके इलेक्ट्रॉन बढ़ रहे हैं, और एक निश्चित अंतराल के बाद यानी वर्ग 18 के बाद जब पुनः वर्ग 1 आरंभ हुआ आवर्त 3 में, तो हमें NS1 प्रकार का ही इलेक्ट्रॉनिक विन्यास प्राप्त हुआ, जो हमने 11 Na का आपको बना के दिखाया था 3s1। तो यहां इलेक्ट्रॉनिक विन्यास की पुनरावृत्ति हुई, यानी ऐसे तत्व पर आए जिनके इलेक्ट्रॉनिक विन्यास समान हैं। अगर हम यहां देखें 2s2 तो यहां देखिए 3s2, इसी प्रकार 2s2 2p1, 3s2 3p1। तो यहां पर जो विन्यास है वो है NS2 NP1, इसी प्रकार यहां पर है NS2 NP2, इसी प्रकार यहां पर है NS2 NP3। इस पूरे वर्ग में यही विन्यास रहेगा, और यहां पर होगा NS2 NP4, और यहां पर होगा NS2 NP5, और ये होगा आखिरी गैसों का NS2 NP6। इस प्रकार हम यह कहना चाहते हैं कि गुण धर्मों में आवर्तता कैसे होती है कि बाएं से दाएं जाने पर इलेक्ट्रॉनिक विन्यासों में क्रमिक परिवर्तन होता है, और एक निश्चित अंतराल के बाद ऐसे तत्वों की पुनरावृत्ति होती है, उनके ऐसे गुणों की पुनरावृत्ति होती है जिनके इलेक्ट्रॉनिक विन्यास समान होते हैं। इलेक्ट्रॉनिक विन्यास समान होते हैं तो उनके गुण भी समान होते हैं। जैसे Li और Na के गुण कैसे होंगे? समान होंगे। और बेरिलियम और मैग्नीशियम के गुण कैसे होंगे? समान होंगे। अर्थात एक निश्चित अंतराल के बाद गुणों की पुनरावृत्ति होना गुणधर्मों में आवर्तता कहलाता है, और ये गुणधर्मों में आवर्तता इलेक्ट्रॉनिक विन्यास में आवर्तता के कारण होती है। आइए अब अध्ययन करते हैं परमाणु त्रिज्या का। परमाणु त्रिज्या तत्वों का आवर्ती गुण है जो इलेक्ट्रॉनिक विन्यास की आवर्ती फलन होती है। किसी परमाणु में नाभिक के केंद्र और बाह्य कोश के इलेक्ट्रॉनों के बीच की दूरी को परमाणु त्रिज्या कहते हैं। अगर ये नाभिक है, ये पहली कक्षा, ये दूसरी कक्षा, आउटर मोस्ट सेल, इस सेल में जो इलेक्ट्रॉन्स यहां स्थित है, बाह्यतम कोश के इलेक्ट्रॉनों की बीच की दूरी, ये परमाणु त्रिज्या r कहलाती है। लेकिन क्वांटम यांत्रिकी के अनुसार इलेक्ट्रॉन कभी नाभिक के बहुत अधिक पास तो कभी बहुत अधिक दूर हो सकता है। नाभिक के बाद चारों तरफ पाए जाने वाले इलेक्ट्रॉनों की निश्चित स्थिति नहीं होती, वे दूर या पास हो सकते हैं। अतः नाभिक से सबसे अधिक दूरी पर स्थित संभावित इलेक्ट्रॉन और नाभिक के बीच की दूरी को परमाणु त्रिज्या माना जा सकता है। यानी वह इलेक्ट्रॉन जो नाभिक से सबसे अधिक दूरी पर स्थित हो, उससे और नाभिक के केंद्र बिंदु के बीच की दूरी को परमाणु त्रिज्या माना जा सकता है। परमाणु त्रिज्या को 3 प्रकार से परिभाषित किया जा सकता है। नंबर 1, सहसंयोजक त्रिज्या। सहसंयोजक त्रिज्या समान परमाणु वाले द्विपरमाणुक अणु में एकल बंध से जुड़े हुए दो परमाणुओं के बीच की दूरी, दो परमाणुओं के नाभिकों के बीच की दूरी के आधे भाग को सहसंयोजक त्रिज्या कहते हैं। मान लो द्विपरमाणुक अणु Cl2 है, तो उसमें 2 परमाणु हो गए, एक Cl दूसरा Cl। इन दोनों के जो नाभिक हैं, उन नाभिकों के बीच की दूरी एक रेखा द्वारा हमने प्रदर्शित की। तो इस रेखा जो नाभिकों के बीच की दूरी है, इसके आधे भाग को सहसंयोजक त्रिज्या कहते हैं। क्लोरीन अणु में जब क्लोरीन का अणु 2 क्लोरीन परमाणु से मिलकर बना है, उन दोनों के बीच एक सिंगल बॉन्ड है, तो उस बॉन्ड की जो लंबाई होगी उसके आधे भाग को भी सहसंयोजक त्रिज्या कहते हैं। तो सहसंयोजक त्रिज्या के 2 फॉर्मूला बने कि सहसंयोजक त्रिज्या बराबर 1/2 गुणित एकल बंध द्वारा बंधित 2 समान परमाणुओं के नाभिक के बीच की दूरी। दूसरा कि सहसंयोजक त्रिज्या बराबर एकल बंध की जो लंबाई है उसका आधा भाग, तो एकल बंध की लंबाई बटे 2। तो अगर हम इस चित्र के में क्लोरीन परमाणुओं के नाभिक के बीच की दूरी को जो 1.98 एंगस्ट्रॉम होती है, 1.98 एंगस्ट्रॉम होती है, यदि हम उसके आधे भाग को करेंगे तो त्रिज्या आ जाएगी। तो r बराबर क्या आएगा? 1.98/2। तो ये बराबर आ जाएगा 0.99 एंगस्ट्रॉम। तो ये हो गई क्लोरीन की सहसंयोजक त्रिज्या। दूसरा देखते हैं धात्विक त्रिज्या। एक क्रिस्टल जालक में
परमाणुओं के बीच, निकटस्थ स्थित दो परमाणुओं के बीच की दूरी, निकटस्थ स्थित दो परमाणुओं के नाभिकों के बीच की दूरी के आधे भाग को हम धात्विक त्रिज्या कहते हैं। क्योंकि धात्विक त्रिज्या का मतलब है धात्विक परमाणुओं की त्रिज्या, और धात्विक परमाणु त्रिज्या ज्ञात करने के लिए हम क्रिस्टल जालक यानी धात्विक जो जालक होता है उसमें जो निकटस्थ दोनों परमाणु हैं उनके नाभिकों के बीच की दूरी के आधे भाग को धात्विक त्रिज्या कहते हैं। जैसे सोडियम की धात्विक त्रिज्या अगर निकालें तो सोडियम का जो क्रिस्टल जालक होगा उसमें सोडियम के दो परमाणु जो निकटस्थ स्थित हैं उनके नाभिकों के बीच की दूरी का हम आधा कर देंगे तो हमें आर ज्ञात हो जाएगी। क्या ज्ञात हो जाएगी? आर। यह एक और बात है खास कि आर जो धात्विक होती है यानी धात्विक आर सदैव धात्विक त्रिज्या सदैव सह संयोजक त्रिज्या से बड़ी होती है। क्यों? क्योंकि धात्विक त्रिज्या जो है धात्विक जालक से मिलकर बनी होती है। धात्विक जालक यानी क्रिस्टल जालक में दो परमाणु निकटस्थ स्थित होते हैं और सह संयोजक बंध में अतिव्यापन के फलस्वरूप बंध बनता है। अतिव्यापन में दोनों परमाणु एक दूसरे में अतिव्यापित हो जाते हैं तो वहां त्रिज्या छोटी हो जाती है जबकि आर धात्विक बड़ी होती है। अब देखते हैं कि सोडियम की त्रिज्या कैसे निकली। हमने आपको बताया कि सोडियम के नाभिकों के बीच की दूरी के आधे भाग को धात्विक त्रिज्या कहेंगे और सोडियम परमाणु के बीच की दूरी होती है 3.72 एंगस्ट्रॉम। तो सोडियम की धात्विक त्रिज्या निकालने के लिए बीच की दूरी में 2 का भाग लगाया 1.86 एंगस्ट्रॉम आ जाती है। अब देखते हैं वान डेर वाल्स त्रिज्या। अधात्विक तत्वों के अणु ठोस अवस्था में परस्पर वान डेर वाल्स बलों द्वारा बंधे होते हैं। ऐसे अणुओं में दो निकटस्थ स्थित परमाणुओं के नाभिकों के बीच की दूरी के आधे भाग को वान डेर वाल्स त्रिज्या कहते हैं। जैसे यहां एक Cl2 अणु है, दूसरा Cl2 अणु, Cl परमाणु जो निकटस्थ स्थित है उनके नाभिकों के बीच की दूरी अगर 3.6 एंगस्ट्रॉम है तो इसके आधे भाग अर्थात 1.8 एंगस्ट्रॉम को वान डेर वाल्स त्रिज्या कहेंगे। तो इस प्रकार हम परमाणु त्रिज्याएं 3 प्रकार से पढ़ते हैं, सहसंयोजक त्रिज्या, धात्विक त्रिज्या और वान डेर वाल्स त्रिज्या। अब देखते हैं परमाणु त्रिज्याओं में आवर्तता अर्थात दीर्घाकार आवर्त सारणी में किसी आवर्त में बाएं से दाएं जाने पर और किसी वर्ग में ऊपर से नीचे जाने पर परमाणु त्रिज्या में किस प्रकार उपनति होती है, किस प्रकार परिवर्तन होता है उसका अध्ययन करते हैं। परमाणु त्रिज्या में जो आवर्तता है वो इस प्रकार होती है अर्थात परमाणु त्रिज्या में जो परिवर्तन है वह परिवर्तन 2 कारणों से होता है। एक तो प्रभावी नाभिकीय आवेश के कारण और दूसरा कोषों की संख्या के कारण। किसी परमाणु में नाभिक के चारों ओर जो कोष पाए जाते हैं उनकी संख्या के कारण और प्रभावी नाभिकीय आवेश के कारण। तो पहले प्रभावी नाभिकीय आवेश जान लेते क्या। तो सबसे पहले प्रभावी नाभिकीय आवेश को समझ लेते हैं कि प्रभावी नाभिकीय आवेश परमाणु त्रिज्या को किस प्रकार प्रभावित करता है। अगर हम एक परमाणु मान लें और उस परमाणु के केंद्र में धनावेशित नाभिक और ये उसकी पहली कक्षा, ये दूसरी कक्षा, यही आउटर मोस्ट सेल है। मान लो 2 कक्षाओं का परमाणु है, बाह्य कक्षा के इलेक्ट्रॉन और आंतरिक कक्षा के इलेक्ट्रॉन, दोनों ही इलेक्ट्रॉनों को धनावेशित नाभिक अपनी ओर आकर्षित करेगा क्योंकि नाभिक और इलेक्ट्रॉनों में विपरीत आवेश है। अब ये वाले जो आउटर मोस्ट सेल के इलेक्ट्रॉन्स हैं वो बाहर की ओर हैं, दूर हैं, तो आंतरिक कक्षा के इलेक्ट्रॉन स्वतः इस नाभिक की ओर आकर्षित हो जाते हैं और इस नाभिक के धनावेश को और अर्थात धनावेशित नाभिक के आकर्षण को इन इलेक्ट्रॉनों के लिए कम कर देते हैं, इन इलेक्ट्रॉनों के लिए कम कर देते हैं और इस प्रकार धनावेशित नाभिक का संयोजी कोष के इलेक्ट्रॉनों के लिए आकर्षण कम हो जाता है। यह प्रभाव परिरक्षण प्रभाव कहलाता है तथा नाभिक का वह आवेश जो संयोजी इलेक्ट्रॉन के लिए होता है प्रभावी नाभिकीय आवेश कहलाता है। नाभिक धनावेशित नाभिक का वह आवेश जो संयोजी इलेक्ट्रॉन अर्थात बाह्य कक्षा के इलेक्ट्रॉनों के लिए होता है प्रभावी नाभिकीय आवेश कहलाता है। प्रभावी नाभिकीय आवेश जब बढ़ता है, प्रभावी नाभिकीय आवेश का मान जब बढ़ता है तो परमाणु त्रिज्या छोटी हो जाती है। क्यों? क्योंकि धनावेशित नाभिक इस बाह्यतम कक्षा के इलेक्ट्रॉनों को अपनी ओर आकर्षित करेगा क्योंकि प्रभावी नाभिकीय आवेश बढ़ा
मान जब प्रभावी नाभिकीय आवेश का अधिक होगा तो इस कक्षा के इलेक्ट्रॉनों को वो अपनी ओर आकर्षित करेगा, जिससे ये इलेक्ट्रॉन कक्षा के समीप आएंगे और ये कक्षा थोड़ी सी सिकुड़ जाएगी, श्रिंक कर जाएगी, जिससे परमाणु त्रिज्या घट जाती है। तो प्रभावी नाभिकीय आवेश के बढ़ने से, यानी प्रभावी नाभिकीय आवेश यदि प्लस करेगा, प्लस का मतलब बढ़ेगा, यदि उसमें वृद्धि होगी तो त्रिज्या कैसी होगी, कम होगी। ये हमको ध्यान रखना है। प्रभावी नाभिकीय आवेश यानी धनावेश में वृद्धि होगी तो फलस्वरूप त्रिज्या कम होगी। अब देखते हैं कोषों की संख्या। जब किसी परमाणु में, जब कहीं किसी परमाणु में या किसी क्रम में कोषों की संख्या में वृद्धि होती है तो परमाणु त्रिज्या भी बढ़ जाती है। जैसे यहीं देख लें, यदि एक कोष और बढ़ा दें तो सीधे सीधे परमाणु त्रिज्या बढ़ गई। तो हम यह कहेंगे इन दोनों के आधार पर कि R प्रोपोर्शनल टू 1/Z प्रभावी। Z प्रभावी का मतलब प्रभावी नाभिकीय आवेश, प्रभावी नाभिकीय आवेश। Z प्रभावी का मतलब प्रभावी नाभिकीय आवेश। तो त्रिज्या प्रभावी नाभिकीय आवेश के व्युत्क्रमानुपाती होती है, यानी ये बढ़ेगा तो त्रिज्या कम होगी। दूसरा, कोषों की संख्या से करें तो R समानुपाती N। N से मतलब है जो बाह्यतम कोष है उसकी मुख्य क्वांटम संख्या। यहां 2 कोष थे तो 2n का मान था, 3 कोष है 3n का मान है। जैसे जैसे ये मान यानी अंतिम कोष की क्वांटम संख्या का मान बढ़ेगा तो R का मान भी बढ़ेगा। तो इस प्रकार प्रभावी नाभिकीय आवेश और कोषों की संख्या परमाणु त्रिज्या को प्रभावित करती है। इसके आधार पर हम आवर्तों में आवर्तता को बड़े अच्छे से समझ सकते हैं। कैसे? देखिए, किसी आवर्त में बाएं से दाएं जाने पर यह फॉर्मूला आपको ध्यान रखना है। किसी आवर्त में लेफ्ट से राइट यानी बाएं से दाएं जाने पर त्रिज्याएं, तत्वों की परमाणु त्रिज्याएं कम होती हैं। त्रिज्याएं कैसी होती हैं? कम होती हैं, घटती हैं। क्या कारण है? देखिए, जब हम 3Li से 4 बेरिलियम में जाते हैं, यानी हम अध्ययन करते हैं Li और B की परमाणु त्रिज्या का, तो यहां परमाणु क्रमांक 3 है तो नाभिकीय आवेश 3 है, नाभिक में प्रोटॉनों की संख्या 3 है, यहां नाभिक में प्रोटॉनों की संख्या 4 है। तो यहां से यहां प्रोटॉनों की संख्या बढ़ जाने के कारण प्रभावी नाभिकीय आवेश में वृद्धि हो जाती है। यहां और ज्यादा प्रभावी नाभिकीय आवेश बढ़ता है, यहां प्रभावी नाभिकीय आवेश क्रम से बढ़ता जाता है, जिस कारण से परमाणु त्रिज्याएं घटती हैं, जो हम ये फॉर्मूला पढ़ चुके हैं कि R प्रोपोर्शनल टू 1/Z प्रभावी। तो प्रभावी नाभिकीय आवेश बढ़ने से परमाणु त्रिज्या किसी आवर्त में बाएं से दाएं जाने पर घटती है। तो अब आप देख सकते हैं Li की त्रिज्या पिकोमीटर में 152, बेरिलियम की 111, 5 बोरॉन की 88, 6 कार्बन की 77, 7 नाइट्रोजन की 74, 8 ऑक्सीजन की 66, 9 फ्लोरीन की 64 और 10 नियोन की 160 है। अक्रिय गैस तत्वों की परमाणु त्रिज्या संगत आवर्त में सबसे अधिक होती है, क्योंकि यहां वान डेर वाल्स बल होते हैं। ठीक, तो आप ध्यान रखेंगे कि यहां वान डेर वाल्स बल होते हैं, इसलिए इनकी त्रिज्या अधिक होती है अक्रिय गैस तत्वों की संगत आवर्त में। अब हम देखते हैं वर्ग में आवर्तता। किसी वर्ग में ऊपर से नीचे जाने पर, यदि हम वर्ग 1 को इस प्रकार लिख दें, यहां पर हमने लिखा है ऐसे, अब हम लिख दे रहे हैं ऊपर से नीचे में, तो सबसे ऊपर यहां पर रहता है हाइड्रोजन वर्ग 1 में, फिर होता है 3Li, फिर होता है 11Na, फिर होता है 19K, फिर होता है 37 रुबिडियम, फिर होता है 55 Cgm, जो लिखे हुए हैं ये वर्ग में है। तो वर्ग में जब ऊपर से नीचे जाते हैं तो आप देख रहे हो परमाणु क्रमांक बढ़ने के साथ साथ कोषों की संख्या बढ़ती है। यहां पर एक ही कोष होगा, यानी यहां अंतिम अर्थात बाह्यतम कोष के लिए n का मान 1, यहां n का मान 2, यहां n का मान 3, यहां 4, यहां 5, यहां 6, तो n का मान ये बढ़ रहा है, ये वाला। तो जब n का मान बढ़ रहा है तो R समानुपाती n, तो R का मान भी बढ़ेगा, अर्थात परमाणु त्रिज्या किसी वर्ग में ऊपर से नीचे जाने पर बढ़ती है। अगर हम वर्ग 1 में देखें तो 3Li की त्रिज्या सबसे कम और 55 Cgm की त्रिज्या सबसे अधिक होगी। इसी प्रकार वर्ग 17 हेलोजन में देखें तो फ्लोरीन का परमाणु आकार में सबसे छोटा और 53I का परमाणु इन चारों में सबसे बड़ा होता है, क्योंकि यहां पर
कोषों की संख्या अधिक होती है तो परमाणु त्रिज्या भी बड़ी होती है। तो इस प्रकार हमने परमाणु त्रिज्याओं में उपनति का अध्ययन किया। अब हम देखेंगे आयनिक त्रिज्या में उपनति आयनिक त्रिज्या क्या होती है। परमाणु त्रिज्या के बाद अध्ययन करते हैं आयनिक त्रिज्या का। किसी आयन के नाभिक के केंद्र से वह प्रभावी दूरी जहां तक नाभिक इलेक्ट्रॉन वेग पर अपना प्रभाव डालता है आयनिक त्रिज्या कहलाती है। आयन दो प्रकार के होते हैं, धनायन और ऋणायन। धनायन कब बनते हैं? जब किसी परमाणु में से इलेक्ट्रॉन निकलते हैं, मान लो कोई X परमाणु है और उसमें से इलेक्ट्रॉन निष्कासित हो तो धनावेशित आयन बनेंगे, धनायन बनेंगे। अब हमें तुलना करनी है कि धनायन की त्रिज्या और उसके मूल परमाणु त्रिज्या में क्या अंतर है, किसकी ज्यादा है किसकी कम है। धनायन की त्रिज्या उसके पित्त परमाणु से सदैव कम होती है, यानी X प्लस की R X प्लस जो है लेस देन RX, मूल परमाणु जो X है उससे धनायन की त्रिज्या सदैव कम होती है। ऐसा क्यों होता है? देखिए, जब कोई धनायन हम सोडियम को ले लें, परमाणु ले लेते हैं पहले सोडियम, तो 11 Na का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास आप जानते हो ये होता है 1s2 2s2 2p6 और 3s1। जब इस सोडियम में से एक इलेक्ट्रॉन निष्कासित होगा, Na में से एक इलेक्ट्रॉन निष्कासित होगा तो Na प्लस बनेगा। इसका मतलब ये वाला इलेक्ट्रॉन निष्कासित होगा। जब भी धनायन बनते हैं तो बाह्यतम कोश के इलेक्ट्रॉन पहले निष्कासित होते हैं, तो एक इलेक्ट्रॉन ये कम हो जाने से आप देख रहे हैं ये कोश एक कम हो गया, पहली बात तो है। इसलिए त्रिज्या कैसी हो गई? Na प्लस की कम। क्यों? क्योंकि Na प्लस का विन्यास रह गया है 1s2 2s2 2p6, 3s1 नहीं रहा। ऐसी स्थिति में एक कोष कम हो गया, और जब कोष एक कम हो गया तो परमाणु त्रिज्या कम हो गई। दूसरी बात यह भी है कि अगर कोष की संख्या बराबर रहती तो हम ये देखेंगे कि इलेक्ट्रॉनों की संख्या में कमी हो गई, परंतु प्रोटॉनों की संख्या उतनी रहेगी। जब प्रोटॉनों की संख्या उतनी ही है और इलेक्ट्रॉनों की संख्या में कमी हो गई तो प्रभावी नाभिकीय आवेश बढ़ जाता है। और हम अध्ययन कर चुके हैं कि त्रिज्या प्रभावी नाभिकीय आवेश बढ़ने से छोटी हो जाती है, क्योंकि R जो है वो समानुपाती है 1/z प्रभावी के, प्रभावी नाभिकीय आवेश के व्युत्क्रमानुपाती होती है परमाणु त्रिज्या। तो यहां प्रभावी नाभिकीय आवेश जब धनायन बनते हैं तो कैसा होता है? बढ़ जाता है, क्योंकि प्रोटॉनों की संख्या इलेक्ट्रॉनों की तुलना में अधिक हो जाती है। ऐसी स्थिति में परमाणु त्रिज्या धनायन की घट जाती है। अगर हम ये देखें कि एक से अधिक धनावेश वाले धनायन है तो धनायनों की त्रिज्या में क्या परिवर्तन आता है। अगर कोई तत्व M है, मेटल मान लो धातु है M, उसमें से एक इलेक्ट्रॉन निष्कासित होता है तो M प्लस प्रकार का आयन बनता है। एक और इसी में से इलेक्ट्रॉन निष्कासित हो जाता है तो एक धनावेश और बढ़ जाएगा M डबल प्लस, और उसमें से भी एक और इलेक्ट्रॉन निकल जाएगा तो M ट्रिपल प्लस बनेगा। अब इन धनायनों के आकार का क्रम क्या होगा, इनमें से कौन छोटा कौन बड़ा होगा। तो देखिए, यहां जो प्रोटॉन की संख्या थी वही यहां होगी, वही यहां, क्योंकि प्रोटॉन निष्कासित नहीं हुए, केवल इलेक्ट्रॉन निष्कासित हुए हैं, और नाभिकीय आवेश प्रोटॉनों के कारण होता है। ऐसी स्थिति में क्या होगा कि जिस स्पीसीज में, जिस परमाणु में या आयन में प्रोटॉनों की संख्या अधिक होगी उसका प्रभावी नाभिकीय आवेश अधिक होगा। यहां इलेक्ट्रॉनों की तुलना में, इस वाले की तुलना से यहां प्रोटॉनों की संख्या इलेक्ट्रॉन की तुलना में अधिक है। यहां एक इलेक्ट्रॉन कम हो गया, प्रोटॉन उतनी नहीं, यहां एक इलेक्ट्रॉन कम हो गया, प्रोटॉन उतनी नहीं, यहां एक इलेक्ट्रॉन और कम हो गया, प्रोटॉन उतनी नहीं। तो ऐसी स्थिति में क्या होगा कि धनायन का आकार का क्रम हमें प्राप्त ये होगा, जिस पर आवेश की संख्या ज्यादा होगी उसका आकार छोटा होगा, और जिस पर आवेश की संख्या कम होगी उसका आकार बड़ा होगा। तो मूल परमाणु M का आकार सबसे बड़ा, उससे M प्लस का, फिर M डबल प्लस का, फिर M ट्रिपल प्लस का होगा। देखिए कैसे, जैसे Sn2 प्लस है, इसके 10 के ऊपर 2 धनावेश स्टेनिक से आकार में बड़ा होता है। क्यों? क्योंकि यहां प्रोटॉन इलेक्ट्रॉन की तुलना में केवल 2 ज्यादा है और यहां पर 4 ज्यादा होंगे। तो जहां प्रभावी नाभिकीय आवेश अधिक हो गया वहां परमाणु त्रिज्या श्रिंक कर जाएगी, छोटी हो जाएगी। अतः Sn की परमाणु त्रिज्या 1.18 एंगस्ट्रॉम, Sn2 प्लस की परमाणु त्रिज्या 1.18 एंगस्ट्रॉम और Sn4 प्लस की 0.69 एंगस्ट्रॉम होती है। तो क्या हमने सीखा कि धनायनों की त्रिज्या उनके मूल परमाणुओं से छोटी होती है।
क्यों? क्योंकि प्रभावी नाभिकीय आवेश के बढ़ जाने के कारण परमाणु त्रिज्या कम हो जाती है। अब देखते हैं ऋणायनों की त्रिज्या। किसी ऋणायन की त्रिज्या उसके पितृ परमाणु से अधिक होती है, यहां उल्टा होता है। क्यों? देखिए, अगर हम यहां फॉर्मूला बन गया आर एक्स माइनस, यानी एक्स माइनस माने ऋणायन की त्रिज्या मूल परमाणु एक्स से अधिक है। ऐसा क्यों है? अगर हम 17 Cl को ले लें तो विन्यास बनता है 1s2 2s2 2p6 3s2 3p5। यहां एक इलेक्ट्रॉन कम है तो Cl माइनस का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास क्या बनेगा? 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 बनेगा। यहां पर आप देखें तो प्रोटॉन जो है, यहां पर प्रोटॉन बराबर यहां 17 है और इलेक्ट्रॉन यहां 17 है, बट यहां पर प्रोटॉन 17 है लेकिन इलेक्ट्रॉन 18 हो गए। यहां एक इलेक्ट्रॉन बढ़ गया क्योंकि यहां पर एक इलेक्ट्रॉन ग्रहण किया। क्योंकि ऋणायन तभी बनते हैं जब इलेक्ट्रॉन एक ग्रहण किया जाता है, तो उस पर परमाणु पर ऋणावेश आ जाता है। इलेक्ट्रॉन के ग्रहण करने पर ऋणायन बनते हैं और इलेक्ट्रॉन त्यागने पर धनायन बनते हैं। तो एक इलेक्ट्रॉन बढ़ा प्रोटॉन के अपेक्षा में, तो यहां प्रभावी नाभिकीय आवेश घट गया, यहां पर प्रभावी नाभिकीय आवेश कम हो गया, जिस कारण से ये त्रिज्या बड़ी हो गई। क्योंकि हमने पढ़ा है फॉर्मूला आर समानुपाती 1/z प्रभावी, मतलब प्रभावी नाभिकीय आवेश त्रिज्या के व्युत्क्रमानुपाती होता है। जब जब प्रभावी नाभिकीय आवेश बढ़ेगा त्रिज्या छोटी हो जाएगी और जब जब प्रभावी नाभिकीय आवेश घटेगा त्रिज्या बड़ी हो जाएगी। तो यहां पर क्या हो रहा है? प्रभावी नाभिकीय आवेश घट रहा है, अतः त्रिज्या बड़ी हो जाती है। तो Cl माइनस का आकार Cl परमाणु से बड़ा होगा। इसी प्रकार I माइनस का आकार I परमाणु से बड़ा होगा। तो किसी भी परमाणु के ऋणायन का आकार उस परमाणु से बड़ा होता है। क्यों? क्योंकि प्रभावी नाभिकीय आवेश घट जाता है। यहां से एक फॉर्मूला बनता है कि R आयन प्रोपोर्शनल टू 1/Z/E। Z/E को भी प्रभावी नाभिकीय आवेश कहा जा सकता है। तो यहां Z का मतलब है प्रोटॉनों की संख्या या परमाणु क्रमांक और E से मतलब है इलेक्ट्रॉनों की संख्या। तो ये जो R आयन है वो समानुपाती है 1/Z/E के। जब इस Z/E का मान अधिक हो जाता है तो त्रिज्या छोटी, और जब इसका मान कम हो जाता है तो त्रिज्या बड़ी हो जाती है। तो इस प्रकार हमने क्या सीखा कि ऋणायन की त्रिज्या उसके पितृ परमाणु से बड़ी और धनायन की त्रिज्या उसके पितृ परमाणु से छोटी होती है। आयनिक त्रिज्याओं में आवर्तता हम कैसे देखेंगे? किसी आवर्त में बाएं से दाएं जाने पर परमाणु त्रिज्या की भांति ही आयनिक त्रिज्या में कमी होती है, क्योंकि प्रभावी नाभिकीय आवेश बढ़ता है। अगर हम बाएं से दाएं जाएंगे, जैसे Li Na, माफ कीजिएगा, Li के 3Li के बाद 4Be 5 बोरॉन, इस प्रकार से क्रम में से आवर्त में तत्व बढ़ते हैं आवर्त 2 में। तो यहां से परमाणु क्रमांक बढ़ने के साथ प्रभावी नाभिकीय आवेश बढ़ रहा है, तो त्रिज्या कैसी होगी? छोटी हो जाएगी। और वर्ग में ऊपर से नीचे जाने पर, अगर कोई वर्ग है उसमें फ्लोरीन वर्ग 17 ले लिया हमने, तो फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, यहां पर कोषों की संख्या बढ़ जाने के कारण आयनिक त्रिज्या ऊपर से नीचे जाने पर बढ़ जाती है और यहां पर आयनिक त्रिज्या घट जाती है आवर्त में। तो इस प्रकार आयनिक त्रिज्याएं भी परमाणु त्रिज्याओं की भांति ही आवर्त और वर्ग में बढ़ती घटती हैं। तो आज के इस व्याख्यान में हमने तत्वों के आवर्ती गुणधर्मों में आवर्तता का कारण एवं तत्वों के आवर्ती गुणों के अंतर्गत परमाणु त्रिज्या और आयनिक त्रिज्या का विस्तृत अध्ययन किया। हमने सीखा कि परमाणु त्रिज्याएं और आयनिक त्रिज्याएं दीर्घाकार आवर्त सारणी में आवर्तों और वर्गों में किस प्रकार परिवर्तित होती हैं। इस अध्ययन के आधार पर आपको कुछ गृह कार्य सौंप रहा हूं, जिसे आप अपनी उत्तर पुस्तिका में करेंगे। साथ ही आप दीक्षा ऐप डाउनलोड करके इस व्याख्यान का अध्ययन करेंगे, माध्यमिक शिक्षा विभाग के वीडियो देखेंगे। आप सभी को उज्जवल भविष्य की शुभकामनाएं देते हुए बहुत बहुत धन्यवाद।